नमस्ते। आज 13 अगस्त 2025 के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम कई अहम स्रोतों पर नजर डालेंगे। शासन, तकनीक, पर्यावरण और कुछ ग्लोबल अपडेट्स भी हैं। बिल्कुल, कोशिश रहेगी कि इन सबसे जो खास जानकारी है वो आपके सामने रखें, बिल्कुल साफ और सीधे तरीके से। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शासन और चुनावी मामलों पर आते हैं। बिहार मतदाता सूची वाला मामला काफी गर्म है आजकल। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है ना, करीब 65 लाख नाम हटाने पर। जी हाँ, और मामला जुड़ा है चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब SIR प्रक्रिया से। इस पर सवाल उठ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है इसमें? उनका तर्क है कि बहुत से गरीब लोगों के पास नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र हैं ही नहीं। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ करीब 3% लोगों के पास ही हैं। अच्छा, लेकिन आधार या वोटर कार्ड तो होंगे? हाँ, वहीं दूसरी तरफ करीब 87% लोगों के पास आधार या EPC कार्ड हैं। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ना होने से नाम कैसे हटा सकते हैं, और ये भी कि नागरिकता तय करना क्या ये चुनाव आयोग का काम है। ये तो वाकई एक अहम सवाल है, प्रक्रिया और अधिकारों के बीच का। बिल्कुल। और देखिए, न्यायपालिका के अंदर भी चीजें चल रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। हाँ, मैंने पढ़ा। उनके घर पर कुछ जले हुए नोट मिले थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच हुई थी। जी, उसी जांच में उन्हें दोषी पाया गया। अब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रक्रिया शुरू की है। ये संविधान के अनुच्छेद 124, 217, 218 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत होता है। तो एक तरह से न्यायपालिका की अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने का मामला है ये। सही कहा। और इसी से जुड़ी एक छोटी खबर ये भी है कि चुनाव आयोग करीब 476 रजिस्टर्ड पर गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों URUPs को डीलिस्ट कर रहा है क्योंकि वो सक्रिय नहीं है। चलिए अब जरा तकनीक और पर्यावरण की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ये तो काफी रोमांचक खबर है। हाँ बिल्कुल, ये जींद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर चलेगी, जो करीब 89 किलोमीटर का है। और स्पीड और पावर स्पीड करीब 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और पावर मतलब 1200 हार्स पावर। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक होगी। और सबसे बड़ी बात, प्रदूषण नहीं। एग्जैक्टली, शून्य कार्बन उत्सर्जन, सिर्फ पानी और भाप निकलेगी। ये ग्रीन ट्रांजिशन की दिशा में एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम है। शानदार। और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी तेजी दिख रही है। कैबिनेट ने कुछ नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हाँ, करीब 4600 करोड़ की 4 नई परियोजनाएं हैं। 2 ओडिशा में, एक पंजाब और एक आंध्र प्रदेश में। कौन सी कंपनियां शामिल हैं इसमें? इसमें 6M CDL जैसी कंपनियां हैं। और एक खास बात यह है कि 6M भुवनेश्वर में देश की पहली कमर्शियल कंपाउंड फैब यूनिट लगा रही है। अच्छा, मतलब चिप्स बनाने की दिशा में एक और कदम। जी बिल्कुल, तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन जहां ये तरक्की है, वहीं पर्यावरण की चिंताएं भी हैं। ग्लेशियर पिघलने पर एक स्टडी आई है नेचर जियोसाइंस में। हाँ, और वो स्टडी थोड़ी चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। दुनिया के लगभग 99% ग्लेशियर पिघल रहे हैं। रफ्तार अलग अलग है, 0.02 मिलीमीटर से लेकर 2.68 मिलीमीटर प्रति वर्ष तक। सबसे ज्यादा कहाँ असर दिख रहा है? सबसे तेज पिघलने वाले इलाके हैं अलास्का और मध्य व दक्षिण एशिया। और इसमें भारत के महत्वपूर्ण ग्लेशियर जैसे गंगोत्री, डोखिरियानी और सियाचिन भी शामिल हैं। ये वाकई चिंता की बात है। अच्छा, पर्यावरण की तरह ही डिजिटल दुनिया की सुरक्षा भी जरूरी है। आधार की सुरक्षा को लेकर भी कुछ हुआ है? हाँ, UIDAI जो आधार देखती है और भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI के बीच एक समझौता हुआ है। इसका क्या मकसद है? मकसद है आधार सिस्टम को और मजबूत बनाना, सुरक्षा बढ़ाना, विश्वसनीयता पक्की करना और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बेहतर तरीके विकसित करना, जैसे बायोमेट्रिक लाइवनेस डिटेक्शन। मतलब AI वगैरह का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, डेटा एनालिसिस और नई तकनीक का इस्तेमाल करके सिस्टम को सेफ बनाना। चलिए अब कुछ ग्लोबल मामलों पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया और फिलिस्तीन को लेकर क्या खबर है? ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वो अगले महीने यानी सितंबर 2025 में UN जनरल असेंबली में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा। अच्छा, ये एक बड़ा कदम है। हाँ, फिलिस्तीन का इतिहास तो खैर काफी जटिल रहा है। ब्रिटिश मैंडेट से लेकर 1947 के UN प्लान तक। अभी वो UN में स्थायी पर्यवेक्षक राज्य है, वोटिंग अधिकार नहीं है। कितने देश मान्यता देते हैं वैसे? दुनिया के 193 में से 147 देश पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये कदम इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ेगा और शायद इसका कुछ कूटनीतिक असर भी हो।
अच्छा, कल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस था जी और इस बार आयोजन भारत में हुआ। जी हाँ, कोयम्बटूर में। और थीम थी ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। हाथी तो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु भी है। बिल्कुल। और दुनिया की जंगली हाथी आबादी का लगभग 60% हिस्सा भारत में ही है, करीब 30,000 हाथी, सबसे ज्यादा कर्नाटक में। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी तो चल रहा है काफी समय से। हाँ, 1992 से। लेकिन इसके बावजूद एशियाई हाथी IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड हैं। हमारे 33 हाथी अभयारण्य और लगभग 150 एलिफेंट कॉरिडोर इनके संरक्षण के लिए बहुत जरूरी हैं। और एक अच्छी खबर स्वास्थ्य के क्षेत्र से, केन्या से। हाँ, WHO ने पुष्टि की है कि केन्या ने मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, उसे एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म कर दिया है। ये अफ्रीका के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये वाकई अच्छी खबर है। अच्छा, चलते चलते कुछ और सुर्खियां देख लें। हाँ, जरूर। खेल में शुभमन गिल रिकॉर्ड चौथी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं और नम्रता बत्रा ने वर्ल्ड गेम्स में वुशु में भारत का पहला पदक, रजत पदक, जीता है। बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य रेगुलेशन में भी कुछ नया है? जी, दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ नाम की एक नई पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो आज के इस डीप डाइव से हमने काफी कुछ कवर किया। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक तरफ शासन, चुनाव, न्यायपालिका में प्रक्रिया और पारदर्शिता पर अहम बहस चल रही है, तो दूसरी तरफ भारत टेक्नोलॉजी में, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और वैश्विक स्तर पर भी बदलाव जारी हैं, चाहे वो कूटनीति हो या स्वास्थ्य। और पर्यावरण, खासकर हमारे ग्लेशियर और हाथी जैसे वन्यजीवों का संरक्षण एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। बिल्कुल। तो यहाँ हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम आधार सुरक्षा जैसी चीजों में AI और डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, भविष्य में ये तकनीकें शासन में और ज्यादा पारदर्शिता लाने और पर्यावरण संरक्षण को प्रभावी बनाने में कितनी और कैसी भूमिका निभा सकती हैं, सोचने वाली बात है।